हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई सब कुछ अच्छे से चल रही होगी। तो इस क्लास के बाद वेल्डर की नेक्स्ट क्लास आने वाली है, वेल्डर ट्रेड थ्योरी की। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। तो आज की ये जो क्लास है ये बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बारे में, यानी कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बारे में। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हीट चैप्टर का सार है। कहने का मतलब, अगर आपने हीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे। यानी कि हीट चैप्टर का जो पूरा ऊष्मा चैप्टर का पूरा निचोड़ है वो कहाँ है, वो हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट में है। अब स्पेसिफिक हीट पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा, कहाँ पे, हीट कैपेसिटी को पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आज हम बात करें, जैसे कि हीट कैपेसिटी का मतलब ऊष्माधारिता। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हिंदी में लिखा करिए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ हिंदी में लिखने की और हिंदी में बोलने की। ऊष्माधारिता, उसके बाद स्पेसिफिक हीट की हिंदी हमको नहीं याद आ रही है, बट उसको आप लोग देख लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट, ये दो टॉपिक हमको आज करने हैं, ठीक है। अब इन दो टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा जो है इसके इतिहास में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसके पुराने में चलते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको बता देते हैं, नॉलेजेबल चीज़ों को जो यहाँ पे काम आ सकती हैं या इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है इससे 1 नंबर का जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद आप इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी बुक से या किसी यूट्यूब चैनल से या किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, और जो मैं बता रहा हूँ उसकी आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं, तो उसको आप नोट्स पे उसको ऐड करते रहिएगा। ऐसे नोट्स बनाई जाती है। कोई भी नोट्स, कोई भी बुक अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। तो जो चीज़ आपको लगे कि ये हमसे नहीं बन रहा है, ये नया है, तो उसको अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। जब कभी आप नोट्स बनाइए तो थोड़ा सा जो है नीचे पेज उसको छोड़ के रखिए, हर 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 पेज में जो नई चीज़ें आए, जो आपसे नहीं बन रही हैं चीज़ें, जो आपको लगे कि ये भी जानना चाहिए इस चैप्टर में, तो उसको वहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। ये तो बेसिक सी बात हो गई जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प करेगी। अब ऊष्माधारिता और स्पेसिफिक हीट पढ़ने से पहले आपको हम कुछ टर्म बताते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी की अगर बात करें, तो यानी कि ऊष्मा की जो गति है, ऊष्मा कैसे ट्रैवल करती है, इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, पॉलीट्रोपिक हो गया, एडियाबैटिक हो गया। ये कुछ प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ प्रोसेस होती हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रख के कंप्लीट की जाती हैं। तो उसको जो है कई सारे पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब आइसोकोरिक, मैं हिंदी लिखते चल रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद जो हमारी अगली प्रोसेस होती है वो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको, आइसोबारिक। उसके बाद चौथे नंबर पे होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आप क्या करेंगे कि पूरा नोट डाउन करेंगे, और जो जो चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, बहुत चीज़ें आपको डिटेल में इसको नहीं ओपन करूंगा मैं। ये जब आप थर्मोडायनेमिक्स किसी डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें आपके सिलेबस में रहेगा थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे आपको हम कवर करा देंगे, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वो यहाँ पे हम आपको बता देंगे। उसके बाद 5th नंबर पे आता है पॉलीट्रॉपिक। हालांकि पॉलीट्रॉपिक जो है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेस में हमने आपको बताया कि कोई ना कोई जैसे प्रोसेस होती है ना, जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये पूरी क्या कहलाएगी, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, रास्ता कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल किया किसी ने, तो ये पूरी इसकी क्या कहलाई, प्रोसेस कहलाई। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ को कांस्टेंट मान करके, जैसे मान के चलिए कि जब आप लोग कभी डिटेल में साइकिल पढ़ेंगे, जब आप टीएस डायग्राम पढ़ेंगे, पीवी डायग्राम पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जब हम क्या करते हैं, टीएस डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो है आरेख कुछ ऐसी बनती है। यानी कि इधर टी बढ़ रहा है और उधर यस, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यदि हमारी लाइन कुछ ऐसी जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वह प्रोसेस, जिस प्रोसेस के दौरान हमारा तापमान जो होता है वो नियत रहे। कहने का मतलब कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। ये T बराबर C के मतलब हमने लिखा है कि टेम्परेचर जहाँ पे कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट करने के लिए हमने आपको बताया कि जैसे टीएस डायग्राम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो रेखा रहेगी यह क्या कहलाएगी, ये T बराबर C कहलाएगी। ठीक है, इसको आप लोग जो है बनाते चलिएगा। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो जहाँ पे आयतन कांस्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब अगर इसको हम पीवी डायग्राम पे डिनोट करें, तो जैसे मान चलिए कि ये P हो गया, ये V हो गया, ठीक है। अब इधर P बढ़ रहा है, इधर V बढ़ रहा है। अब हमको क्या करना है, V को कांस्टेंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेखा ऐसी कुछ खींचनी पड़ेगी। यानी कि P तो बढ़ रहा है लेकिन V जो है नहीं बढ़ रहा है, हम ऐसे सीधे चले जा रहे हैं। यानी कि V जो है, अगर V को हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहीं पे रहेगा। बट P क्या है, यहाँ देखेंगे कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, तो P क्या है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमको मतलब है सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट से, तो इसका मतलब होता है कि आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, दाब क्या हो, नियत हो। उसी प्रकार से एडियाबैटिक, जहाँ पे हीट का ट्रांसफर जो होता है क्या हो, जीरो हो। यानी कि कोई ऐसी प्रोसेस होती, जैसे आप जो बॉटल खरीदते हैं, कभी कभी देखते होंगे मिल्टन की एक बॉटल आती है जहाँ पे आप अगर कोल्ड कॉफ़ी भर के रख देते हैं या हॉट कॉफ़ी भर के रख देते हैं, या फिर उसमें ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पीने के लिए वाटर ठंडा जो है पानी रखते हैं, तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है ऐसी वाल से बनाया हुआ है कि जहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र जो है वो जीरो हो रहा है। यहाँ पे हमारा मैटर भरा हुआ है और हीट ना तो यहाँ से ट्रैवल बाहर कर पा रही, ना तो अंदर कर पा रही है। तो वही मतलब होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का। यानी कि ये एडियाबैटिक वाल से बने हुए होते हैं, ये एडियाबैटिक का मतलब होता है। पॉलीट्रॉपिक का मतलब होता है पीवी की पावर n। तो इतनी चीज़ें जो आपके लिए मेन प्रोसेसेस हैं, वो आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया। तो कभी भी आपसे पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपके ऑप्शन में आ सकता है कि जहाँ पे तापमान नियत हो, आयतन नियत हो, या फिर दाब नियत हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल, आप देख रहे हैं ना, थर्मल, थर्मल आ गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोकोरिक आ गया तो वॉल्यूम, आइसोबैरिक आ गया तो प्रेशर। ठीक है, अब आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी बोला जाता है। ये जो है आपके आइसोमेट्रिक भी कहलाता है। ठीक है, इसी को आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं, बट उतना नहीं जानना है। तो ये जो है, ये आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। जब आप जो है किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अच्छे नॉलेज लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे आपकी जो है ऊष्मागतिकी का चैप्टर जो है स्पेशली दिया रहेगा, वहाँ पे इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे, अच्छे से बारी बारी से सारे प्लॉट करके देखेंगे। बट यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग जंप करेंगे कहाँ पे, हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्मा धारिता पर। तो ऊष्मा धारिता जो है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हीट कैपेसिटी यानी कि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए कितनी हमारी ऊष्मा लग रही है, वही क्या कहलाएगी, ऊष्मा कैपेसिटी कहलाएगी, ऊष्मा धारिता कहलाएगी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होती है ऊष्मा धारिता। और ऊष्मा धारिता से ही रिलेट करके हम लोग क्या देखेंगे, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो अब जो है ऊष्मा धारिता,
हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग समझें तो हीट कैपेसिटी जो है किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की मात्रा की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। तो अगर इसको हम समझें तो इसको हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of system by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन। इसको अगर हम लोग समझें तो हीट कैपेसिटी जो होती है तो वो जो है ऊष्मा का वह अमाउंट होता है, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कितना, या तो 1 डिग्री केल्विन या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि किसी सिस्टम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी, यानी कि ऊष्मा धारिता कहलाती है। इतनी बात जो है आपको ऊष्माधारिता के बारे में समझनी है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन किसी सिस्टम का अगर हमको टेम्परेचर बढ़ाना हुआ तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वो हमारी ऊष्माधारिता कहलाएगी। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा जिससे हमको ये पता चलेगा कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। जैसे मान के चलिए कि आपको घर में 2 मेहमान आए और आपको थोड़ा सा जो है चाय बनाना है। आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी डाला। कितना पानी डाला आपने, 1 लीटर। 1 लीटर आप पानी डाल के यहाँ से क्या किए, आपने आग जलानी शुरू कर दी। तो इसको जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में आपको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, या फिर आपके घर में 100 मेहमान आए और आपने जो है 50 लीटर जो है कंटेनर में पानी भरा और यहाँ से जो है आपने आग जलानी शुरू कर दी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी या यहाँ पे ज़्यादा आपको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे आप ज़्यादा देर तक आग जलाएंगे या भारी मात्रा में आग जला के रखेंगे या यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही अधिक मास रहेगा, किसी सिस्टम का मास जितना अधिक रहेगा उतना हमारा क्या होगा, हमारे हीट की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो आपको समझ में आया गया होगा। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो जो हीट कैपेसिटी है तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे, तो ये हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखेंगे C बराबर Q/ΔT। यानी कि जितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हीट कैपेसिटी हमारी क्या होगी, वो ऊष्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं, ये फार्मूला है। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है इसकी यूनिट हो। अब जो है हीट कैपेसिटी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो है आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। अगर हम लोग गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें तो जो गैस की स्पेसिफिक हीट होती है वो 2 होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। यानी कि एक बार जब हम लोग क्या करते हैं, आयतन को नियत मानते हैं और एक बार हम लोग किसको नियत मानते हैं, प्रेशर को नियत मानते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो
गैसों के लिए दो होती है। एक होती है नियत दाब पर, नियत दाब पर, और एक होती है नियत आयतन पर, यानी कि Cp और Cv। ये तो हो गया गैसों के लिए, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट एक होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। C से नहीं, हम लोग इसको S से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो जनरली क्या होती है? वो होती है हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट हुई वो क्या होगी? ठोस और द्रव की क्या हो जाएगी? वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अब जो है सॉलिड और लिक्विड की अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड heat capacity of solid and liquid is defined as, तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो 1 ग्राम सॉलिड या लिक्विड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है, जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। यानी कि 1 ग्राम सॉलिड या लिक्विड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और लिक्विड बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और लिक्विड बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट का हमने S से डिनोट किया था, तो इस पूरी परिभाषा से हमको क्या समझ में आ रहा है कि 1 ग्राम, यानी कि हमने क्या कर दिया? मास को फिक्स कर दिया, और साथ साथ क्या हमने कर दिया? टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो S बराबर हो जाएगा जितनी हीट की आवश्यकता होती है किसमें? 1 ग्राम पर, या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला किसका? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग खेलते हैं, देखते हैं कि यदि हमने क्या माना? यम को हमने मान लिया 1। ठीक है, उसके बाद हमने टी को क्या माना? 1 माना। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो जब यम को हमने 1 ग्राम मान लिया, टी को हमने 1 ग्राम या 1 डिग्री केल्विन मान लिया, तो जो यस हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये पूरा 1 × 1 हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? Q/1 × 1, यानी कि यस बराबर Q। यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी हीट बढ़ेगी, यानी कि जितना हम हीट बढ़ाएंगे उतनी अधिक हमारी क्या होगी? वो स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी ये आपको जो है याद करके रखना है, इसको समझ के रखना है। अब जो अगला टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे चालन, संवहन और विकिरण।
तो चालन संवहन विकिरण में बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। चालन संवहन विकिरण में आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो आइडिया होना चाहिए कि चालन क्या होती है, उसकी परिभाषा, और संवहन क्या होती है और क्या विकिरण होती है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला उतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। वो जब आप हीट एंड मास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैकेनिकल में, तो वहाँ पे जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, एज ए फिजिक्स हीट एंड मास ट्रांसफ़र को पढ़ना है, यानी कि हीट कैसे कैसे ट्रेवल करती है ये समझना है। अब देखिए, जैसे हीट के ट्रांसफ़र को हम लोग पढ़ें तो उससे पहले आपको ये समझना होगा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र को आप लोग पढ़ें, इससे पहले आपको ये बताएं कि जैसे आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए, आपको कहीं जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बस की ज़रूरत होती है, एरोप्लेन की ज़रूरत होती है, नाव में आप जाते हैं, पानी वाली जहाज़ में जाते हैं, बाइक से जाते हैं, पैदल चलते हैं। यानी कि आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप पैरों का सहारा लेंगे, या तो आप क्या करेंगे, बस से जाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे। किसी न किसी चीज़ से आप एक स्थान से क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर आपको जाना ही है। तो उसी प्रकार से जो ऊष्मा होती है हमारी, जैसे मान के चलिए कि ऊष्मा है, ऊष्मा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ Q1 हीट है। अब यहाँ पे इस ऊष्मा को ट्रैवल करना है तो कोई ना कोई उसको रास्ता चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो सड़क पकड़ के जाते होंगे, सड़क से जाते होंगे, पगडंडी से जाते होंगे, किसी न किसी रास्ते से जाते होंगे। तो किसी न किसी माध्यम से जाने के लिए क्या होती है, हीट को ज़रूरत पड़ती है, किसकी, उसके बीच में माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं माध्यमों को अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वो कौन कौन से माध्यम हैं जिससे ऊष्मा क्या होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती है। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं, तीन माध्यम हैं जनरली ऊष्मा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए। एक होती है चालन, एक है संवहन, और एक है विकिरण। तो चालन के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि चालन क्या होता है। जैसे कोई सॉलिड है आपके पास, जैसे मान के लिए कोई लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ को हम क्या करते हैं, इधर गर्म करते हैं, इधर हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया। तो कुछ देर बाद आप ये पाएंगे कि यहाँ भी जो है आप इस हैंडल को पकड़े हुए हैं, तो यहाँ भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सॉलिड में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इधर से उधर वाइब्रेट करते हैं। और वो जो है इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले इलेक्ट्रॉन को गर्म कर देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको हीट ट्रांसफर करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको। इस तरह से क्या होता है, पूरी हमारी जो रॉड है वो गर्म हो जाती है। लेकिन एक बात ये ध्यान देना है कि इसमें हमारा कोई भी पार्टिकल जो है ऐसा नहीं करता है कि उठ के ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाए, तो फिर वो ठोस किस बात का। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही सघन होते हैं, उनके बीच में जो है अंतरा आणविक जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जो चालन होता है, तो चालन में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्थान पर रुके रहने के साथ साथ क्या होते हैं, वो हीट ट्रांसफर आपका कर देते हैं। तो यदि चालन की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करें, तो जैसे आप देखते होंगे कि आप जब खाना वाना कभी बनाए होंगे, तो जो करछी आती है जिससे आप सब्जी चलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि सब्जी नीचे चला रहे हैं बट ऊपर क्या हो जाती है, ऊपर तक गर्म हो जाती है। तो वो किसका उदाहरण है, वो चालन का उदाहरण है। कढ़ाई में आप खाना बनाते हैं तो हीट तो नीचे आप दे रहे हैं, बट उसका जो हैंडल पकड़ने वाला होता है वो भी गर्म हो जाता है, तो वो भी किसका उदाहरण है, चालन का ही उदाहरण है। बट लोहा क्या है, जैसे मान के लोहे की आपकी कढ़ाई है या स्टील की कढ़ाई है, तो ऐसा तो नहीं कि उसका कोई मॉलिक्यूल उठ के आता है ऊपर और उसको गर्म करके चला जाता है, ऐसा तो नहीं है। वो सारे मॉलिक्यूल एक स्थान पर रहते हैं, बट वो क्या होता है, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनिक की वजह से क्या होती है, वो गर्म होती है। तो चालन के बारे में बात करें तो चालन की परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। चालन की परिभाषा आप लिखेंगे कि यह क्या होती है, सॉलिड यानी कि ठोस में जब भी ऊष्मा का प्रवाह करना होता है तो वहाँ पे कौन सा माध्यम कहलाता है, चालन कहलाता है। यानी कि चालन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है, ठोस में होता है। ठोस में हीट जब ट्रेवल करती है तो वो चालन कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, एवं इसमें क्या होते हैं, जो बॉडी के मॉलिक्यूल होते हैं, बॉडी के मॉलिक्यूल एक ही स्थान पर रहकर
रहकर ऊष्मा का स्थानांतरण मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से कर देते हैं। ये कहाँ होता है? ठोस में। उसके बाद आप संवहन की बात करें तो संवहन, जैसा कि आप इसको बोलते हैं कंडक्शन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो चालन, संवहन और विकिरण। अब संवहन क्या होता है? तो ठोस को आपने ये ध्यान दिया। अब संवहन को आप ये ध्यान रखिए कि संवहन जो होता है वो गैस में होगा या तो लिक्विड में होगा। ये बताइए, जब आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, कभी आपने सब्जी बनते हुए देखी होगी या चाय बनते हुए आपने देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी चाय जो है वो भरी हुई है। तो आप देखे होंगे कि जब कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है ना, तो यहाँ से एक ऐसे ऐसे बार बार ऊपर की ओर आता हुआ कुछ दिखाई देता है, होता है ना, जिसको बोलते हैं कि उबाल आ गया। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो संवहन के द्वारा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई किसी मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, गर्म किया, यहाँ पे हीट हमने सप्लाई की, तो यहाँ से जो छोटे छोटे कण हैं, पानी के, वाटर के, दूध के, आपके किसी भी चीज़ के हों या हवा के ही हों, तो ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कण हैं, ये उठ के यहाँ से गर्म होंगे। अब जब गर्म होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हल्के हो जाएंगे। अब जैसे ही हल्के हो जाएंगे तो ये उठ के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो भारी वाला कण रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा, यहाँ से भारी वाले कण और नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से भारी वाले कण जो है वो नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो आपके रूम में आप एसी लगाते हैं, तो एसी क्या होती है, जैसे मान चलिए आपका रूम है, एक आपसे प्रश्न हम यहाँ पे पूछेंगे, आप इसको बताइएगा कमेंट में। ये क्या है, आपका रूम है, ये आपका यहाँ पे दरवाज़ा हमने लगा दिया। आपके रूम में क्या होती है, एयर कंडीशनर जो होती है, एसी जो होती है, वो हमेशा ऊपर लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितनी भी गर्म हवा रहेगी वो हमेशा क्या होगी, ऊपर उठेगी, और जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठेगी उसको ये एसी क्या कर देगी, तुरंत ठंडा कर देगी। तो फिर क्या हो जाएगा, जब ठंडा होने के बाद ये नीचे पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से जो गर्म हवा रहेगी वो ऊपर पहुंच जाएगी, तो एसी उसको फिर ठंडा कर देगी। तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से जो हवाओं में भी जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसमें का जो चालन होता है वो कैसे होता है, वो संवहन के ही द्वारा होता है। और बेसिक इसी चीज़ को क्या करते हैं, संवहन बोलते हैं। अच्छे बताइए कि ठंडी का समय है, और ठंडी के समय में आपको क्या करना है, हीटर लगाना है, यानी कि हीट पंप लगाना है, या जो ब्लोअर आता है आप घरों में लगाते होंगे, आपको वो लगाना है। तो आप उसको कहाँ लगाएंगे, आप उसको ऊपर लगाएं या नीचे लगाएंगे, इसको आप लोग सोच के बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब हवा गर्म होगी तो वो ऊपर ही जाएगी, तो वो आपको ध्यान देना है और उसको सोचना है। यहाँ पे तो हमको ठंडा करना है, तो जैसे जैसे यहाँ से गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी करने वाली चीज़ हमने ऊपर लगाई थी कि गर्म आ रही है, तो ठीक है भैया तुम आओ, हम तुमको यहीं गर्म कर देंगे। अब अगर एसी हम यहाँ पे लगा देते तो क्या होता, एसी यहाँ पे लगा देते तो गर्म गर्म हवा तो ऊपर ही रह जाती, ठंडी ठंडी जो हवा थी वो नीचे रह जाती, तो ऊपर क्या होती, वो गर्मी भरी रह जाती। तो ये हीट पंप वाला आप उत्तर कमेंट में देंगे। तो जो संवहन होता है, इसमें पदार्थ के मॉलिक्यूल खुद क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं अपने मूवमेंट के द्वारा, अपने मूवमेंट के द्वारा। अब जो रेडिएशन है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये द्रव में होता है और गैस में होता है। अब जो रेडिएशन है, इसमें क्या होता है, किसी माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें माध्यम भी गर्म नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जिस माध्यम से हवा चली आ रही है, ये बीच का माध्यम भी क्या हो जाएगा, ठंडा होकर गर्म होगा। जैसे लोहा आपने चालन में क्या देखा कि ये आपकी करछी है, अगर आपने इसको यहाँ पे गर्म किया तो यहाँ पे गर्म महसूस होगा, तो ये पूरा एरिया गर्म हो जाएगा ना। उसी प्रकार से संवहन में क्या होता है कि अगर आप पानी उबाल रहे हैं तो क्या होता है, नीचे से अगर गर्म है तो पूरा ऊपर तक पूरा लगातार गर्म होगा। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, बीच के माध्यम को प्रभावित किए बिना
प्रभावित किए बिना ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। जैसे सूर्य से धूप कहाँ आना? पृथ्वी पर। तो इतनी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानने के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो भी आपसे पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसी थ्योरी आपकी क्लियर रहेगी तो यहाँ के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज की ये जो क्लास है, थोड़ा सा शुरू में आपको हो सकता है समझ में नहीं आई होगी, बट आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको जो है फ़ायदा इन सब चीज़ों का नहीं मिलने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आग्रह करते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी उम्मीद भी करते हैं हम, और इसीलिए जो है ज़्यादा बोलते नहीं हैं क्योंकि आप लोग खुद हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, हमको पता है। तो आप लोग जो है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।